देखेंगे मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। तो मोड्स ऑफ फेलियर, ओवर टर्निंग, पहला ओवर टर्निंग है, दूसरा स्लाइडिंग, तीसरा कंप्रेशन, चौथा टेंशन। तो एक वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला है ओवर टर्निंग। अबाउट द टो, व्हेन द रिजल्टिंग फोर्स एट एनी सेक्शन कट द बेस ऑफ द डैम डाउनस्ट्रीम ऑफ द टो। इसका मतलब है कि आपको पता है कि ग्रेविटी डैम पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगते हैं, जैसे कि वाटर प्रेशर है, वेव प्रेशर है, स्लिट प्रेशर है, तो ग्रेविटी डैम पे एक्ट हो जाते हैं। और उसको रजिस्ट करने के लिए रजिस्टिंग मोमेंट डेवलप होते हैं, जो कि सेल्फ वेट है। हमने देखा है कि जो भी बाहर से जो फोर्स, समझो कि एक ग्रेविटी डैम है, और जो भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस उसको लगते हैं, तो ग्रेविटी डैम में क्या होता है कि उस ग्रेविटी डैम का खुद का वेट वो एक्सटर्नल फोर्सेस रजिस्ट कर देता है। ग्रेविटी डैम का खुद का वेट जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं उसको रजिस्ट कर देता है। तो रजिस्ट करने के लिए रेजिस्टिंग मूवमेंट जनरेट होती है, जो कि सेल्फ वेट ऑफ द डैम। सो रिजल्टन of all the forces acting on the dam passing through the toe। so जो एक्सटर्नल फोर्सेस बाहर से लगते हैं उसका रिजल्टेंट जब भी टो से पास होता है तो डैम रोटेट होता है और ओवरटर्न होता है इधर अबाउट द टो। हमने देखा है क्रॉस सेक्शन में डैम में ये हिल होता है, और ये जो अपस्ट्रीम में होता है, जिधर पानी या फिर वाटर रहता है उधर अपस्ट्रीम साइड होती है, उधर टेल वाटर रहता है, उधर डाउनस्ट्रीम साइड रहती है। तो अपस्ट्रीम फेसेस में हिल आता है और डाउनस्ट्रीम स्पेसेस में टो आता है। तो वो ओवरटर्न होते हैं अबाउट द टो। सो दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंट मूवमेंट एट द टो बिकम क्लॉकवाइज। जो हमने देखा है कि रेजिस्ट करने के लिए रेजिस्टिंग मूवमेंट जनरेट होती है, तो फिर वो क्लॉकवाइज डेवलप होती है या फिर नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होती है। इफ रिजल्टेंट कट द बेस विद इन द बॉडी ऑफ द डैम, सो नो ओवर टर्निंग। तो उसका रिजल्टेंट जब भी टो से पास होता है तो उधर ओवर टर्निंग होता है, और अगर रिजल्टेंट उसका बॉडी में से पास होता है और रिजल्टेंट कट करता है बॉडी में से, तो उधर ओवर टर्निंग नहीं होती है, नो ओवर टर्निंग। और एक पॉइंट है कि प्रैक्टिकल में ऐसा कंडीशन नहीं आता है, ताकि ये कंडीशन आने के पहले ही वो जो डैम है वो कॉम्प्रेशन में फेल हो जाता है। सो प्रैक्टिकली सच कंडीशन डज नॉट अराइज एंड डैम विल फेल much earlier by compression. That's it. So factor of safety is equal to summation of righting moment or resisting moment upon summation of overturning moment, or summation, this is equal to summation of mr upon summation of mo। ये वो summation of mr मतलब righting moment, resisting moment, और upon summation of overturning moment। factor of safety should not be less than 1.5, or in some books or some reference book they have told factor of safety should be between 2 and 3। so number 2 क्या है? स्लाइडिंग। नंबर 2 स्लाइडिंग। when the horizontal forces more than the resistance available to it, then the sliding occur or shear failure occur। resistance against the sliding may be due to the friction or the shear strength of the joint। इसका मतलब है कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, या फिर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो कि ग्रेविटी डैम पे लगते हैं, वो अगर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो गए, अगर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो तो उधर स्लाइडिंग होती है और वो स्लाइडिंग में फेल हो जाती है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फैक्टर। tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ h अपॉन समेशन ऑफ v।
मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू म्यू अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अगर हमने इधर पुट की इसमें तो हो जाएगा बराबर समेशन ऑफ म्यू समेशन ऑफ वी अपॉन समेशन ऑफ एच। where the mu is equal to coefficient of friction and mu varies from 0.65 to 0.75, 0.65 to 0.75. Okay, so third it's compression or the crushing। इसका मतलब है कि ग्रेविटी डैम fails by the failure of its material, means compressive strength produce may exceed the allowable stress and the dam material get crushed. So in crushing, in compression, there is a formula for finding direct trace and bending trace. Direct trace is equal to V upon B into 1. V is is for vertical horizontal force. force, B is for base width of dam base into 1, and bending trace is equal to plus or minus my upon I is equal to plus or minus V upon 1 by 6 B square is equal to 6 V upon B square. So total normal trace, this plus this, direct trace plus bending trace, Pn is equal to V upon B into bracket 1 plus or minus 6C upon B. So for the toe, 1 plus 6C upon B, or for heel negative, so V upon B into bracket 1 minus 6C upon B. So positive at toe and negative at heel. When E is equal to B by 6, E is equal to eccentricity is equal to B by 6. Therefore Pn, principal trace or total normal trace, Pn at the toe is equal to 2V upon B, and the Pn at the heel is equal to 0 में रखना है कि इतना ध्यान में रखना है कि कॉम्प्रेशन मतलब फेलियर ऑफ इट्स मटेरियल, तो डैम का मटेरियल फेल हो जाता है जो कि उसमें डेवलप हो, कॉम्प्रेसिव ट्रेस उसमें डेवलप होता है, वो अलाउबल ट्रेस से बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से मटेरियल फेल हो जाता है। और ये ट्रेस निकालने के फॉर्मूले दिए गए। सो नंबर 4 इज टेंशन, डेवलपमेंट ऑफ टेंसाइल फोर्स। तो आपको मालूम है कि मैसनरी और द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आर वीक इन टेंशन। सो दिस मशीनरी और कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम्स ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उधर टेंशन ही डेवलप ना हो, दैट इज नो टेंशन। इफ डैम्स आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल ट्रेस, और टेंसाइल ट्रेस आने की वजह से उसके मटेरियल में टेंसाइल क्रैक्स हो जाते हैं। तो टेंशन क्रैक की वजह से डैम का बॉटम और फाउंडेशन के बीच का कांटेक्ट भी लूज हो जाता है, और वो इनइफेक्टिव हो जाता है और फेल हो जाता है। So for the tension, Pn, that is normal trace at the heel, is equal to V upon B 1 minus 6E upon B. For heel we take negative in this formula, we get negative. So if E is eccentricity, E is greater than B upon 6, that is normal trace at the heel will be negative for the tensile. For no tension, E should be less than B by 6.
और रिजल्टेंट शुड बी ऑलवेज लाइज विद इन द थर्ड रूल.